जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटे, आज हम पेपर फिज़िक्स क्लास 10th की डिस्कशन करेंगे। तो 10th क्लास फुल बुक का जो पेपर है फ़िज़िक्स, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ की। तो ओवरऑल अगर पेपर देखा जाए तो ये 60 मार्क्स का पेपर आता है आप लोगों को। तो बेटा 12 नंबर के एमसीक्यूज़ होते हैं इसमें। 12 मार्क्स आपके एमसीक्यूज़ के होंगे। उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं तो ये आपको टोटल शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं 24 आते हैं। इनमें से आपने ये 24 आपको 3 पोर्शंस में आते हैं। इनमें से आपने अटेम्प्ट करने होते हैं एनी 15। हर पोर्शन में 8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, आपने एनी 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो थ्योरी पोर्शन है लॉन्ग क्वेश्चन का, तो बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में आपको टोटल 3 लॉन्ग आते हैं, जिनमें से आपने एनी 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। एवरी लॉन्ग क्वेश्चन हैव 2 पार्ट्स, ए एंड बी पार्ट। सो नेसेसरी आपने ए और बी दोनों पार्ट करने हैं, देन आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर होगा। सो बेटा डिस्कशन की तरफ आते हैं। अल-हादी रेगुलर टेस्ट सिस्टम का फुल बुक का पेपर है आपका। डेट है 22 मार्च 2021। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका पहला एमसीक्यूज़, अगर किसी पेंडुलम की गोली का मास 3 गुना कर दिया जाए तो इस पेंडुलम की मोशन का पीरियड कितना हो जाएगा। इफ़ द मास ऑफ बॉब ऑफ ए पेंडुलम इज़ इंक्रीज्ड बाय फैक्टर 3, द पीरियड ऑफ द पेंडुलम मोशन विल। तो बेटा एक बार याद रखनी है, इसमें ऑप्शन दी गई हैं दोगुना हो जाएगा, फिर ऑप्शन दी गई है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर ऑप्शन दी गई है 2 गुना कम हो जाएगा, फिर ऑप्शन दी गई है 4 गुना कम हो जाएगा। तो बेटा अगर पेंडुलम का टाइम पीरियड इक्वेशन देखी जाए तो उसमें मैस नहीं होता। तो जब उसमें मैस का जिक्र ही नहीं होता तो बेटे मैस को जितना मर्जी बढ़ा दें या कम कर दें उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा आपका इसमें जो ऑप्शन बनेगा ये बनेगा रिमेन द सेम, यानी आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे रिमेन द सेम, तो ये वाली ऑप्शन आपकी जो है ये ठीक होगी। यानी ऑप्शन रिमेन द सेम जो है वो आपकी ठीक होगी। ये ऑप्शन आपने रिमेन द सेम लगानी है। ये जो ऑप्शन है आपकी करेक्ट होगी, बी ऑप्शन। जी बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 2 पे आते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 है जी, सरगोशी की साउंड का इंटेंसिटी लेवल होता है। द इंटेंसिटी लेवल ऑफ विस्पर जो है ये बेटा आपको टेबल में दिया गया है। ये एक साइड इंफॉर्मेशन से टेबल में से लिया गया है। 30 डेसिबल होता है जी इसका। वैसे इंटेंसिटी देखी जाए तो 10 की -11 होती है, तो लेवल निकालें तो 30 डेसिबल इसका लेवल निकलेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है इसके दौरान कौन सी क्वांटिटी, कौन सी मिकदार तब्दील नहीं होती। उसने पूछा नहीं होती, तो बेटा ऑप्शन लगाएंगे फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन कौन सी होगी? फ्रीक्वेंसी। तो ये मैं आपको इस फॉर्म में दे देता हूँ इसको। सबसे पहली वाली में ऑप्शन आप बी टिक करेंगे, सेकंड में आ जाएंगे इसकी ऑप्शन बी टिक करेंगे। अगर हम थर्ड एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं तो थर्ड एमसीक्यूज़ में ऑप्शन सी टिक करेंगे, इट्स फ्रीक्वेंसी। देन एमसीक्यूज़ नंबर 4 है जी, हवा में लाइट की स्पीड है। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये 9th से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। 3 × 10 की रेस 8 होती है। फिर इसके बाद एक मिसाली गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस होती है। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल गैल्वानोमीटर। आपको बताया हुआ है कि जो मिसाली गैल्वानोमीटर है उसकी रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल होती है, यानी बहुत कम होती है। फिर बात करते हैं ओहम लॉ में एमसीक्यूज़ नंबर 7 की। एमसीक्यूज़ नंबर 7 है जी, अगर 6 ओहम के रेजिस्टर में से 3 एम्पेयर का करंट गुजरे तो इसके तरफ वोल्टेज होगा। यानी 3 एम्पेयर करंट पासिंग थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ 6 ओहम,
देन द वोल्टेज एट इट्स एंड विल बी। तो बेटा V इज इक्वल टू आई आर करेंगे, I को R से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 18 वोल्ट। इसके बाद बच्चों MCQs नंबर आपका 8 है। मैग्नेटिक फील्ड की सिमत का पता लगाया जाता है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाउंड यूजिंग। तो बेटे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डी, कंपास यानी मैग्नेटिक नीडल या कंपास नीडल, एक ही बात है। तो MCQ नंबर 9 है जी, अगर x इज इक्वल ए डॉट बी, अगर x इज इक्वल ए डॉट बी तो लेवल x 1 पर होगी। अगर तो यहाँ पे एक बात नज़र आ रही है कि ये एंड ऑपरेशन है। तो एंड ऑपरेशन में लेवल 1 कब होता है? जब बोथ ए एंड बी आर 1। तो इसका ऑप्शन ए ही ठीक होगा। MCQ नंबर 10 है जी, एंड ऑपरेशन की बोलियन मसावात होती है। तो बेटा ऑप्शन बी अगर देखें x इज इक्वल टू ए एंड बी, तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। इसी तरह अगर आ जाए MCQs नंबर 11 में, तो ईमेल किस शय का मुखफ़फ़ है? व्हाट डज द टर्म ईमेल स्टैंड फॉर? ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो बेटा ऑप्शन बी करेक्ट होगी इसकी। इसके बाद MCQ नंबर 12 है, दी हाफ लाइफ ऑफ हाइड्रोजन इज़। तो बेटे हाइड्रोजन की हाफ लाइफ ऑप्शन ए है 12.3 ईयर्स। ये बेटा आपके MCQs थे, इन्हें आपने ज़रा फॉलो करना है। और ये हाफ लाइफ के टेबल में से MCQs आपको लास्ट वाला दिया गया है। अब आते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं, पहला शॉर्ट क्वेश्चन इसमें अगर हम बात करें तो ये है जी, अगर सिंपल पेंडुलम का पीरियड टाइम पीरियड 1.99 सेकंड हो तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अच्छा, ये आपकी एग्जांपल है, आई थिंक ये एग्जांपल 10.1 है। तो एग्जांपल 10.1 में आपने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन होती है कि पहले टाइम पीरियड निकाला जाए। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए पेंडुलम का फार्मूला लगाएं। पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करने की इक्वेशन जो होती है, हम जानते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज़ इक्वल टू 2 पाई जज़र में L ओवर G। L लेंथ ऑफ पेंडुलम और G ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन। तो ये हमारे पास पेंडुलम की टाइम पीरियड इक्वेशन है। तो बेटे यहाँ से आपने पहले टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड निकालने के लिए आपके पास 1 मीटर लंबाई दी गई है, लेंथ आपके पास गिवन है। G की वैल्यू 10 लगाएंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। अगर T निकल आएगा तो फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकालनी है। हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी बराबर है 1/T, टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। तो ये 1.99 आपके पास आ जाएगा टाइम पीरियड। तो जब राउंड अबाउट 2 आ जाएगा टाइम पीरियड, तो जब आप इसको 1 पे डिवाइड कर देंगे तो ये 0.5 हर्ट्ज़ में फ्रीक्वेंसी निकल आएगी इसकी। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जी आपका, सिंपल हार्मोनिक मोशन की 2 खसूसियात। राइट 2 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन की 4 करेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ी हुई हैं चैप्टर नंबर 1 में, जिन्हें फीचर्स भी कहते हैं हम लोग, ठीक है जी। उनमें मैं पहली 2 आपको बता देता हूँ। ये बॉडी एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन, कि कोई भी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है वो एक फिक्स पोजीशन के गिर्द मूव कर रही होती है। सेकंड है जी, इट्स एक्सेलेरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, कि इसका एक्सेलेरेशन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होता है जी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, वेव्स की 2 बुनियादी इकसाम की तारीफ़ करने। वेव की 2 इकसाम होती हैं जी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव्स, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन है कि हम लिखते हैं इसमें
कि waves which require any medium for their propagation are called mechanical waves। तो अगर इसकी एग्जांपल देंगे तो वाटर वेव्स, साउंड वेव्स एक्सेट्रा, स्प्रिंग वेव्स एक्सेट्रा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तारीफ है जी, वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फॉर एग्जांपल एक्स रेज, हीट वेव्स, लाइट वेव्स एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं जी। साउंड की लाउडनेस और इंटेंसिटी में हिसाबी ताल्लुक लिखें। तो जब आप साउंड, ये चैप्टर नंबर 11 में से क्वेश्चन आया है, जब आप साउंड का इंटेंसिटी लेवल करने शुरू करते हैं तो सबसे पहले वेबर फेशनर लॉ आपको बताया जाता है, यानी लाउडनेस इंटेंसिटी के लॉगरिथम के प्रोपोर्शन होती है, ठीक है, यानी एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग आई, और फिर हम लिखते हैं एल इज इक्वल टू के लॉग आई। तो ये बेटा इसका रिलेशन है लाउडनेस और इंटेंसिटी का। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी वाली वेव फॉर्म बनाइए। तो हमने 11 चैप्टर में फ्रीक्वेंसी वाली वेव फॉर्म, हाई और लो वाली वेव फॉर्म बनाई हुई हैं, तो इनमें हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम बात करें हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी वाली वेव फॉर्म, तो यहाँ पे पहली जो वेव फॉर्म मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये हाई फ्रिक्वेंसी है, इसकी पहचान यहाँ से होगी कि इसकी वेवलेंथ कम होती है। जितनी वेवलेंथ कम होगी इतनी इसमें एनर्जी ज़्यादा होगी और ये हाई फ्रिक्वेंसी वाली वेव कंसीडर होगी। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे अगर देखें तो ये वाली मैं वेव यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इस वेव में अगर आप नोट करें तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो वेवलेंथ अगर देखा जाए तो टू मच है इसमें, तो ऐसी फिर वेव लो फ्रिक्वेंसी, ये वाली जो है ये लो और ये वाली जो है ये हाई फ्रिक्वेंसी वाली वेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ से क्या मुराद है। तो बेटा हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ये मिरर्स की टर्मिनोलॉजी में मिलेंगी आपको, जहाँ पे पोल की तारीफ़ है, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस की तारीफ़ है। तो स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ की तारीफ़ हम यूँ करते हैं, मिरर के पोल और प्रिंसिपल फोकस के दरमियानी फासले को फोकल लेंथ कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाएं। डिफाइन मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला से क्या मुराद है। तो यहाँ पे अगर हम मिरर फार्मूला की बात करें तो बेटा ये सिर्फ आपने एक डेफिनेशन बतानी है। तो डेफिनेशन इसकी ये है, मिरर फार्मूला इज़ द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P, image distance Q from the mirror and focal length F of a mirror, यानी 1/f is equal to 1/P plus 1/Q। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी मिरर फार्मूला की, और साथ में आपने फार्मूला भी लिखना है। इसके बाद है जी स्नेल का कानून लिखें और इसका फार्मूला भी लिखें। बेटा रोशनी की रिफ्रैक्शन के लॉ आप याद करते हैं, उसमें जो सेकंड लॉ है वो स्नेल का कानून है। उसका फार्मूला n इज इक्वल टू साइन एंगल I ओवर साइन एंगल R। MCQs के बाद शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पोर्शन पूरा हो गया। सेकंड पोर्शन में पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसकी हम बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की तारीफ़ करें और उसका यूनिट लिखें। किसी चार्ज के गिर्द वो जगह जिसमें ये दूसरे चार्जेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है, ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका यूनिट वही होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होता है, यानी न्यूटन पर कूलम, इसका ऐसा यूनिट होता है। तो सेकंड है जी 3 कैपेसिटर को सीरीज़ में जोड़कर
सर्किट डायग्राम बनाएं। तो बेटा आपने सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ा होगा, उसमें जो डायग्राम बनी हुई है सेम वही पूछी गई है यहाँ पे, वही डायग्राम आपने यहाँ पे बनानी है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी सेकंड पोर्शन में से, व्हाट इज़ फिल्टर सर्किट। तो बेटा कैपेसिटर के यूजेस आपने पढ़े होंगे, यूजेस ऑफ कैपेसिटर में आ जाएं। अगर यूजेस ऑफ कैपेसिटर आपने पढ़े हुए हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि कैपेसिटर आर यूज्ड इन द रेजोनेंट सर्किट दैट इज ट्यून द रेडियो टू पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, सच सर्किट आर कॉल्ड ट्यूनिंग सर्किट और फिल्टर सर्किट। कि कैपेसिटर को रेडियो में इस्तेमाल किया जाता है, फ्रीक्वेंसी को ख़ास रेडियो फ्रीक्वेंसी को ख़ास लेवल पर ट्यून करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे सर्किट को ट्यूनिंग सर्किट कहते हैं। ये यूजेस ऑफ कैपेसिटर में मिलेगा आपको। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है जी ओहम का कानून लिखें और इसकी हिसाबी फार्मूला लिखें। स्टेट ओहम्स लॉ, राइट इट्स मैथमेटिकल फार्मूला। अब जो ओहम लॉ है इसकी स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए कि ओहम लॉ में हम लोग दो चीज़ों के बिटवीन रिलेशन बताते होते हैं, एक है वोल्टेज और दूसरा है करंट। करंट और वोल्टेज के बिटवीन जब आप रिलेशन लिखेंगे तो आप लिखते हैं द अमाउंट ऑफ करंट passing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends provided the temperature and physical state of the conductor does not change। फार्मूला है V is equal to IR। फिर आप इसके बाद 1000 जूल में कितने वाट आवर होते हैं। तो बेटा देखें इसके लिए एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है ये, किलो वाट आवर का क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल। अब किलोवाट आवर जो है हमने देखना है कितने जॉल, 1000 जॉल कितने वाट आवर के बराबर है। बेटा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल 3.6 मेगा जॉल है। 3.6 मेगा को लिखेंगे 10 की रेस 3 इंटू 10 की रेस 3। तो ये आ गया मेगा की फॉर्मेशन बन गई 10 की रेस 3 इंटू 10 की रेस 3। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ से 10 की रेस 3 जॉल राइट साइड पे छोड़ देंगे, 10 की रेस 3 जॉल। टेन की रेस 3 जॉल। अब जो बाकी साइड है वो सारी दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, यानी 1 किलोवाट आवर डिवाइडेड बाय 3.6 इंटू 10 की रेस 3। तो बेटा यहाँ पे देखें हम जो 10 की रेस 3 जॉल होते हैं ये 1000 जॉल कहलाते हैं। यानी आप नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, 1000 जॉल विच आर इक्वल। अब यहाँ पे कैंसलेशन होनी है, 10 की रेस 3 को काट दें किलो के साथ, किलो भी 10 की रेस 3 होता है, और 1 को 3.6 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 2.77 वाट आवर। यानी 2.77 वाट आवर बराबर होते हैं 1000 जॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कानून बयान करें। 15 चैप्टर में शेडेड डेफिनेशन है ये हमारी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सेकंड डेफिनेशन जो शेडेड है वो फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ है। तो
ईएमएफ पर असरअंदाज होने वाले दो अवामल लिखें। फैराडे लॉ से पहले ही ईएमएफ पर असरअंदाज होने वाले अवामल दो लिखे हुए हैं। वो हैं पहला अवामल इनमें से है जी कॉइल में चक्रों की तादाद, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल। जितने कॉइल में टर्न ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। और दूसरा फैक्टर है जी रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल, मैग्नेट और कॉइल के दरमियान रिलेटिव मोशन की स्पीड। ये दो फैक्टर है। म्यूचुअल इंडक्शन से क्या मुराद है? म्यूचुअल इंडक्शन में एक ही शेडेड तारीफ लिखी हुई है, वो आपने यहाँ पे लिखनी थी कि एक सर्किट में करंट की तब्दीली की वजह से दूसरी सर्किट में अगर करंट इंड्यूस होता है तो ये फिनोमिना म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। एमसीक्यूज के बाद शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। तीसरे पोर्शन में आते हैं बाइनरी वेरिएबल्स से क्या मुराद है। चैप्टर नंबर 16 में से लिया गया क्वेश्चन। तो बेटा चैप्टर नंबर 16 में शुरू में ही इसका जवाब हम यहाँ से इस तरह देते हैं कि ऐसी चीज़ें सच थिंग्स विच हैव ओनली टू पॉसिबल स्टेट्स, जिनकी सिर्फ दो ही मुमकिन हालतें होती हैं, बाइनरी वेरिएबल कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द स्टेटमेंट ऑफ ए पर्सन इज़ ट्रू और फॉल। किसी आदमी का बयान या तो दुरुस्त होगा या गलत होगा, ठीक है। तो ये बाइनरी वेरिएबल में आती है। एक स्विच या ऑन होती है या ऑफ होती है, ये भी बाइनरी वेरिएबल में कंसिडर होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी 3 यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कौन कौन से हैं? देर आर 3 यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स विच आर एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। और ऑपरेशन से क्या मुराद है? और ऑपरेशन की तारीफ़ करनी है। सच लॉजिक ऑपरेशन विच हैव इन विच द वैल्यू ऑफ आउटपुट इज़ ओनली 0 इफ़ बोथ ऑफ इट्स इनपुट्स आर 0। कि ऐसा लॉजिक ऑपरेशन जिसमें आउटपुट की कीमत सिर्फ उस वक्त सिफर होती है जब उसके दोनों इनपुट्स की कीमत सिफर होती है। बेटा इसकी इलामत जो है वो यहाँ पे देख लें। इसकी और गेट की जो इलामत बनानी है आपने, इसमें 2 या 2 से ज़ायद इनपुट हो सकते हैं, ठीक है। ये इसके 2 इनपुट हैं जी, ए एंड बी, और एक इसका आउटपुट होता है। ये इनपुट ए है, ये इनपुट बी है, और ये आउटपुट x इज इक्वल ए और बी। ये इसकी जो है ना वो इलामत है, तो ये आपने रिप्रेजेंट करनी है साथ इसके। इसके बाद है जी कम्युनिकेशन सिस्टम में ऑप्टिकल फाइबर सबसे ज़्यादा मौसर क्यों है? अगर आप 17 चैप्टर में ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर को पढ़ चुके हैं तो मेरे ख्याल में क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। इसका जवाब इस तरह से हम देते हैं, द एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज़ दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर सेंडिंग वेरी हाई डाटा रेट्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। कि ये लंबे फासलों तक बहुत ज़्यादा शरह का डाटा सेंड कर सकती है, और इसमें इसके सिग्नल्स वीक भी नहीं होते। दिस फीचर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम वायर्स। ऑप्टिकल फाइबर का यही फीचर जो है दूसरी वायर से इसको अलग करता है। ये फ़ायदा है जी इसका। इंटरनेट से क्या मुराद है? तो बेटे इंटरनेट की तारीफ़ करनी है इसमें। व्हेन मैनी कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड टुगेदर विद ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेटिंग ईच अदर, इंटरनेट वाज फॉर्म। In other words, we can say that internet is a network of networks which spreads all across the globe. जब दुनिया जहाँ के बहुत सारे कंप्यूटर्स को कम्युनिकेशन मकासद के लिए आपस में मरबूत कर दिया जाए तो इसे इंटरनेट कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक ऐसा जाल है जो दुनिया भर में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो ये है जी 4 वेब ब्राउज़र्स के नाम लिखें। तो बेटे आप इंटरनेट की सर्विसेज पढ़ चुके हैं, उसके अंदर पहली सर्विस वेब ब्राउजिंग है। तो उसमें ब्राउज़र्स के नेम लिखे हुए हैं। मैं 4 ब्राउज़र्स के नाम बता देता हूँ। सबसे पहले ओपेरा है, दूसरा दी वर्ल्ड है, तीसरा इंटरनेट एक्सप्लोरर है, चौथा सफारी है। आइसोटोप्स से क्या मुराद है? हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये लिया गया है 18 चैप्टर में से।
तो 18 चैप्टर में से आइसोटोप्स की तारीफ हम यूँ करते हैं कि आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई। किसी एलिमेंट के ऐसे एटम जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होते हैं, इन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। ट्रेसर्स से क्या मुराद है, ये यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स में से लिया गया लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जी ये। रेडियो ट्रेसर्स आर केमिकल कंपाउंड्स कंटेनिंग सम क्वांटिटी ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनमें रेडियो आइसोटोप्स की कुछ मिकदार शामिल होती है। दे कैन बी यूज टू एक्सप्लोर द मेटाबॉलिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स और प्लांट्स। ये इंसानी जिस्म, पौधों और जानवरों में मेटाबॉलिज्म के नेचर को देखने के लिए, जानने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 में से बना हुआ है। आपको 10 चैप्टर में से थ्योरी आई हुई है और 12 में से न्यूमेरिकल आया हुआ है। बट ये थ्योरी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ़ करें, इसमें आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। साबित करें कि सिंपल स्प्रिंग से बंधे हुए मास की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो मोशन ऑफ ए मास अटैच टू स्प्रिंग, इस पर आपने डिस्कसिंग नोट लिखना है पूरा। इसके बाद जी न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल आपको दिया गया है 12 चैप्टर में से। 12 चैप्टर जो है आपने पढ़ा हुआ है, इसके न्यूमेरिकल बड़े हैं। मैं आपको कई बार ये बात क्लासेस में भी बता चुके हैं। तो न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ जी ये एक 30 मीटर ऊंचा जिस्म, एन ऑब्जेक्ट 30 मीटर टॉल इज़ लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्राम ए कॉनकेव मिरर with focal length 16 centimeter. Where is the image located? How high is it? दो चीज़ें बतानी है, इमेज कहाँ बनेगी यानी Q, और इमेज की ऊंचाई कितनी होगी यानी HI। तो ये बेटा न्यूमेरिकल नंबर 12.3 है, 2 है, 12.2 न्यूमेरिकल है। तो इमेज बनेगी 30.54 सेंटीमीटर पर और इसकी हाइट होगी 87.26 सेंटीमीटर। और एक बात याद रखें, यहाँ पे इमेज की पोजीशन यानी इमेज कहाँ बनेगी, ये आपने मिरर फार्मूला लगाना है, ठीक है। 1/f = 1/p + 1/q। और वहाँ पे आपने पुट करनी है वैल्यू फोकल लेंथ की, 1/f 1/16 करना है और 1/p की जगह आपने 10.5 सेंटीमीटर ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पुट करना है और q कैलकुलेट कर लेना है। और जब q कैलकुलेट हो जाएगा फिर आपने सेकंड फार्मूला यूज़ करना है, HI/HO = Q/P। तो यहाँ से HI = Q/P × HO वैल्यूज पुट करके आपने हाउ हाई इज़ इट, तो इमेज की आपने हाइट निकाल लेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पहले नंबर पे जो एक क्वेश्चन है वो आपको न्यूमेरिकल दे दिया गया है, यानी 5 नंबर का आपको न्यूमेरिकल दे दिया गया है और थ्योरी जो है वो 4 नंबर की आपको दी गई है। तो बेटे यहाँ पे दो एक जैसे पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान कशिश की फ़ोर्स 0.8 न्यूटन है। तो जब चार्जेस 0.1 मीटर के फासला पर रखे गए हों तो हर चार्ज की मिकदार मालूम करें। तो ये दोनों सेम चार्जेस हैं। कूलम लॉ, जब सेम चार्जेस होते हैं तो कूलम लॉ K = F = K Q² / R का स्क्वायर। तो जब दो चार्जेस सेम आ जाते हैं, आइडेंटिकल चार्जेस हैं, तो कूलम लॉ की वैल्यू इस तरह निकाली जाती, कूलम लॉ इस तरह लगता है, F = K Q² / R का स्क्वायर। तो बेटे यहाँ पे दो एक जैसे चार्जेस हैं तो आप उन्हें Q लिखेंगे। तो यहाँ पे आपने Q वैल्यू निकालनी है, तो R² डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, FR² और K इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, = Q का स्क्वायर। अब आपने Q निकालना है। तो जब Q कैलकुलेट करेंगे तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे बेटा। तो जब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो ये आ जाएगा FR² / K
इज इक्वल टू क्यू। तो ये फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसका आंसर निकालेंगे। इसके बाद है जी हमारा सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन का बी पार्ट जो है वो जॉल का कानून बयान करें और इसका इजाफी फार्मूला अखज़ करें। जॉल लॉ आपने कंप्लीटली यहाँ पे डिस्कस करना है। सबसे पहले आप जॉल लॉ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डिस्कशन देते हैं, क्योंकि ये टॉपिक भी ऐसे ही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉल लॉ। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डिस्कशन देकर फिर उसके बाद आप इसकी डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन करके लास्ट पे आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन डेरिवेशन को देखकर लिखते हैं। थर्ड और लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन हमारा है नॉर गेट, नॉर ऑपरेशन और नॉर गेट से क्या मुराद है। तो बेटे नॉर ऑपरेशन की अलग तारीफ़ बनेगी, वो तारीफ़ आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ गई हुई है, नहीं बल्कि वो और ऑपरेशन है। नॉर ऑपरेशन की तारीफ़ यूँ बनती है कि अगर और ऑपरेशन की आउटपुट के साथ एक नॉट ऑपरेशन जोड़ दिया जाए तो नॉर ऑपरेशन हासिल होता है। और नॉर गेट से क्या मुराद है, सच सर्किट्स विच इम्प्लीमेंट्स नॉर ऑपरेशन आर नाउन एज नॉर गेट्स। ऐसे सर्किट्स जो नॉर ऑपरेशन की तामील करते हैं उन्हें नॉर गेट कहते हैं। आपने इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है और नैंड गेट की इलामत बनानी है साथ में। ये अलग से चीज़ पूछी गई है बीच में, नैंड गेट और है, इसकी इलामत आपने ड्रा करनी है। और नैंड गेट के लिए हिसाबी फार्मूला यानी आउटपुट x इज़ इक्वल टू a डॉट b के ऊपर बार लगानी है। लास्ट पे न्यूमेरिकल है जी, चैप्टर नंबर 18 में से लिया गया है। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ 10 मिनट है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है जी 18.5। रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ 10 मिनट है। इनिशियल काउंट रेट दिया हुआ है 368 काउंट पर मिनट, फाइनल काउंट रेट दिया हुआ है 23 काउंट पर मिनट। आपने ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है, तो ड्यूरेशन इक्वल होता है हाफ लाइफ इनटू नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ड्यूरेशन निकलेगा। सवाल ये है कि नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ कैसे निकलेंगी। बेटा नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ निकालने के लिए, टी निकालने के लिए मैंने मेथड बताया हुआ है कि इनिशियल काउंट रेट 368 है, यहाँ से 23 होने में देख लें कितनी हाफ लाइफ लगती हैं। तो वहाँ से नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ निकालेंगे, उन्हें आपने इसकी ओरिजिनल जो हाफ लाइफ है 10 मिनट्स, इससे मल्टीप्लाई करना है। आप जब निकालेंगे तो 4 हाफ लाइफ निकलेंगी। 10 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आंसर आएगा 40 मिनट बेटा इसका ड्यूरेशन होगा। ये आपका पेपर था फिज़िक्स का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।